तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7th है सेकेंड ईयर का और इसका आगाज हम करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर 7th है, दिस इज अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, नजर आ रहा है सबको जी। दूसरी बात ये है कि आप इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि सबकी वीडियो जो है वो नज़र आती रहे, ताकि मुझे ये पता रहे कि सारे लोग मौजूद हैं। ठीक है। और दूसरा एक और काम, ये जो आपका चैट बॉक्स है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ अपनी अपनी अटेंडेंस आप मार्क किया करेंगे। ठीक है जी। तो अपना नाम और अपना रोल नंबर आप डेली इस चैट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर जो है वो मेंशन करके, ठीक है, तो वो आप अटेंडेंस मार्क किया करेंगे। ठीक है जी। तो लिखना है नाम, रोल नंबर और आगे आपने लिखना है जी प्रेजेंट। ऐसे नहीं, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद जफरुल्लाह भट्टी, पूरा नाम अपना लिखना है। रोल नंबर आपका जो भी है, लेट्स सपोज मेरा 23 है और मैंने आगे प्रेजेंट लिखना है। ठीक है। इस तरह से आपने अपनी अटेंडेंस जो है वो डेली सब ने जो है वो दिया करनी है। ठीक है। ये मैं सबको ये मैं सेंड कर रहा हूँ, नॉट अ सिंगल वन। ये देखिए इस तरह से। ओके जी बेटा। हमारा जो आज का चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से है। तो हम आगाज करेंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटे होती क्या है। एक और आपको अहम बात बताऊं, लेक्चर के बाद वही लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मुयसर होगा। वो मैं आपको लिंक सेंड कर दिया करूंगा एट यूट्यूब। ठीक है। तो बाकी आप दरमियान में जहाँ कहीं आपको दिक्कत लगे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप यहाँ पे बिल्कुल खामोश बैठे रहें। ये एक आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, बजाय आप घरों में बैठे रहें, खुद भी स्टडी करें और अपने जो बाकी आपके दोस्त अहबाब हैं उन्हें भी इसकी तरफ राग़िब करें। उन्हें कहें जनाब क्लासेस शुरू हो गई हैं। ठीक है। और ये क्लासेस बिल्कुल कॉलेज के टाइम टेबल के मुताबिक हुआ करेंगी। वो एक ग्रुप था, उस ग्रुप में मैंने बच्चों को काफ़ी ऐड कर दिया था, बाकी बच्चों को उसमें भी ऐड करें। जो व्हाट्सएप का ग्रुप है बुनियादी तौर पे वो इसलिए है कि आपको कोई टेस्ट दिया जाए, आपकी कोई असाइनमेंट वगैरह रखी जाए, तो वो आप सॉल्व करके उसका इमेज लेके वो आप वहाँ पे सेंड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि जनाब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ने से पहले बेटा हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। जी बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, ये देखिए जरा। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन अदर देन इट्स ऑक्साइड्स, कार्बन के कंपाउंड्स जिसमें उसके ऑक्साइड ना हो। ठीक है जी, ये देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। कार्बोनेट्स ना हो, बाइकार्बोनेट्स ना हो, कार्बाइड्स ना हो, सायानाइड्स ना हो और सायानेट्स ना हो। इन सब को छोड़ के जितने भी जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये देखिए जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसमें मिसाल क्या है, मीथेन की, ग्लूकोज की, इथाइल अल्कोहल की, ठीक है जी, सक्रोज चीनी,
ये सारे के सारे क्या है बेटा, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कुछ कंपाउंड्स और भी हैं, वो होते तो कार्बन के हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। वो जो अभी हमने ऊपर बात नहीं की, जिनको मैंने येलो जो है वो अंडरलाइन किया है, ये उनकी अब बात दोबारा होने जा रही है कि वो कौन से कंपाउंड हैं तो कार्बन के लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। ये देखेंगे ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेटा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम साइनाइड, अमोनियम सायानेट, ये सारे इनके अंदर कार्बन तो है लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेटा अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये देखिए, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? कंपाउंड ऑफ अदर एलिमेंट्स देन कार्बन। भाई कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक हैं, लेकिन इसमें कार्बन के भी कुछ कंपाउंड्स हैं। ये देख लीजिए, जो यहां से निकाले गए थे, यहां लिखा गया था अदर देन, बेटा जी जो यहां से निकाल दिए गए हैं वो इधर शामिल हैं, लाइक ऑक्साइड्स। बेटे नजर आ रहा है सबको? ये ऑक्साइड्स, ये कार्बोनेट्स, ये बाइकार्बोनेट्स, ठीक है जी, सायनाइड्स, सायनेट्स, ये कार्बन के वो कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक में शुमार होते हैं। ठीक है जी, अब आप देखिए तो और कौन कौन से इसके अलावा हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, NaOH, और ये आप देख सकते हैं कार्बन के ऑक्साइड, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद बेटा जी हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे सवाल पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी डेफिनेशन आएगी, ये बात जहन में रख लीजिएगा कि आपने पहले ये छोटी सी जो डेफिनेशन है वो बतानी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन के बिना नामुकम्मल मानी जाती। ठीक है, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और उनकी प्रेपरेशन के साथ मुंसलिक है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ ये लिखने के बाद बेटा जी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पूरा छापा लगाएंगे इसके साथ। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके अभी हो गए। एक तो डिफरेंशिएट बिटवीन क्या था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना था, उसमें आपने बेटा जी ये इतना इतना लिखना था। ठीक है जी, और दूसरा है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से जो है वो डिफाइन करेंगे। तो उसमें पहले आपने ये लिखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, और फिर आपने उसमें ये सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला लिखना है। ठीक है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाए तो ये जो सफेद में मैंने आपको एनसर्कल करके बताया है ये ऐसे लिखना है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट आ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो वो जो मैंने रेड में एनसर्कल करके आपको दिया है वो आपने लिखना है। ठीक है जी, कोई सवाल बेटे यहां तक? कोई सवाल नहीं बेटे, आप सवाल किया करें, वहां से मुझे ये पता चलता है कि ये कोई चैट में कुछ साहिबान अली हुसैन साहब, नो सर क्या मतलब बेटा? चलें हम बाद में बात करते हैं, बात को अब हम आगे लेके चलेंगे। हमारा अगला जो सेक्शन है
दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत बुनियादी किरदार है। इस लिहाज से आपको बताता चलूं कि एक अरसे तक ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तैयार हो सकते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं बेटा? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे यूरिया एक कंपाउंड है, आप माशाल्लाह सब जानते हैं कि इंसान के यूरिन में ये पाया जाता है। यूरिन में यूरिया था तो ये ख्याल किया जाता था कि यूरिया लैब में तैयार ही नहीं किया जा सकता। वो ख्याल क्यों किया जाता था? वो ये ख्याल था इन एंशियंट टाइम्स, पुराने औकात में, इट वाज थॉट, ये देखा गया, सोचा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपरनेचुरल फोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक खास सुपरनेचुरल फोर्स की मौजूदगी में तैयार हो सकते हैं, और वो सुपरनेचुरल फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता दिया दो, वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं। और उस सुपरनेचुरल फोर्स को नाम दिया गया वाइटल फोर्स का। तो ये कहा गया कि आउटसाइड दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं किए जा सकते। इसी को कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती है, तो आपने इसका तस्करा इस तरह से करना है। अब वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड कैसे हुई, रिजेक्ट कैसे हुई, किस तरह नाकाम हो गई? फ्रेडरिक वोलर थे एक केमिस्ट 1828 में, उन्होंने यूरिया पहली दफा लेबोरेटरी में तैयार कर दिया। कैसे? एक मिनरल कंपाउंड यानी अमोनियम सायनेट को हीट किया। ये देखिए, ये अमोनियम सायनेट है लेफ्ट साइड पे, इसको हीट किया तो ये क्या बन गया? यूरिया। इससे पहले यूरिया कभी लैब में तैयार नहीं किया जा सका था। तो ये पहली दफा हुआ कि यूरिया को लैब में तैयार कर दिया। जब लैब में तैयार कर लिया गया तो ये बात समझ आई कि जनाब नहीं, वाइटल फोर्स थ्योरी कोई नहीं है, ये ऐसे ही एक मतलब है कि वो ट्रक की बत्ती कह लें कि जनाब नहीं, तैयार ही नहीं हो सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में। तो 1828 के बाद फिर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में तैयार होने शुरू हो गए। जी बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स। सबसे अवलीन बात कि कार्बन बुनियाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। हमने ये बात की कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन ना हो। आखिर क्या वजह है, क्यों कार्बन के बिना और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं? उसकी वजह है कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज। जरा तवज्जो फरमाइएगा। कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन के लाखों कंपाउंड। द मेन रीजन फॉर सच नंबर ऑफ कंपाउंड, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि कार्बन में आपस में लंबी लंबी चेन्स और रिंग्स बनाने की प्रॉपर्टी है, जिसे आप कैटिनेशन कहते हैं। आप माशाल्लाह मैट्रिक में ये बात पढ़ चुके हुए हैं कि कार्बन इस तरह से लंबी लंबी चेन्स बनाती है, ठीक है, और कार्बन जो है वो इस तरह से रिंग्स भी बनाती है, ठीक है। ये जो कार्बन की ये वाली प्रॉपर्टी है चेन्स और रिंग्स बनाने की, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाती है। मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन और एलिमेंट्स के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी बनाती है, जैसे ऑक्सीजन के साथ, जैसे नाइट्रोजन के साथ, और जैसे सल्फर के साथ।
ये जो कार्बन की सलाहियत है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की विद अदर एलिमेंट, ये बाकी एलिमेंट्स में बहुत कम है। तो यही वजह है, ये देखिए, ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी बिना पर कार्बन के बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा फीचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा ये कोवलेंट होते हैं। ये देखिए, ये कोवलेंट, ठीक है, इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ये आप देख रहे हैं, ये डैशेस से आपको पता है, 6 चैप्टर अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है तो वहां आपको पता है कि डैशेस जहां पे आ जाएं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये कोवलेंट है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। दे डोंट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयोनिक नहीं होते, ठीक है, और इस वजह से उनमें आयोनिक रिएक्शंस भी नहीं होते, इनमें रिएक्शंस भी कोवलेंट होते हैं। बेटा जी अपने अपने माइक्स जो है जरा काइंडली इन्हें साइलेंट रखें। जी, अपने बाकी क्लास फेलोज को भी बताएं कि क्लास शुरू होगी हुई है, ठीक है। इस तरह से ये होगा कि हम बात को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएंगे और फिर उनका ज्वाइन करना जरा मुश्किल हो जाता है। जी बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर से क्या मुराद है? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके दरमियान क्लोज सिमिलैरिटी होती है। वो क्लोज सिमिलैरिटी किस तरह से? वो बनाते हैं होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जैसे CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, चौथा C4H10, पांचवा C5H12। इन सब में जो लगातार दो मेंबर हैं उनमें फर्क CH2 का है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मैट्रिक में आपने ये बातें पढ़ी हुई हैं। और ये जो सीरीज फिर एक बनती है, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब अहम तरीन बात, आपने अगर मीथेन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है ना, तो बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज इथेन की होती हैं, वैसी ही प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आपने पढ़े हुए सारे। तो ये एक मेंबर की प्रॉपर्टीज स्टडी कर लें तो आपको पूरी होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज जो है वो समझ आ जाती है, ठीक है। तो वो जो आपस में इस तरह से मिलते जुलते कंपाउंड होते हैं उनकी सीरीज को हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज का। और इसके दो कंसेक्टिव मेंबर्स में फर्क सिर्फ CH2 ग्रुप का होता है। अब वो कहता है ये जो सिमिलैरिटी ऑफ बिहेवियर है, इसने क्या किया है, इसने लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी है उसको कुछ होमोलोगस सीरीज तक महदूद कर दी। अल्कीन की एक होमोलोगस सीरीज होगी, अल्कीन्स की दूसरी, अल्काइंस की तीसरी, अल्कोहल्स की चौथी, ईथर्स की पांचवी, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सारे क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और हर क्लास की एक होमोलोगस सीरीज है। किसी क्लास के किसी एक मेंबर को प्रॉपरली स्टडी कर लिया जाए तो वो सारी की सारी क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो स्टडी हो जाए। जी बेटा, नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर रखते हैं। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और स्ट्रक्चरली वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप स्टार्च की बात करते हैं, ये स्टार्च का फार्मूला है, जहां ये जो N है ये कई हजार तक हो सकता है, ठीक है। अब स्टार्च का फार्मूला क्या है? दैट इज C6H10O5, ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ छोटा n लिखा जाता है। इसी तरह प्रोटीन जो है, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हजारों से लेके मिलियंस तक जो है वो होता है, ठीक है।
यहाँ से मैं जरा आपकी बुक के ऊपर मुंतकिल हो रहा हूँ। यस, ये आपकी बुक है। तो एक मिनट। यस, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये दो तीन चीजें और यहाँ पे हमने करनी है जो जो जरूरी हैं आज के दिन। अगला जो हमारा करैक्टर है दैट इज फिफ्थ वन, और वो आपको दिख रहा होगा, दैट इज आइसोमेरिज्म। ये सबसे नीचे आपको मैं अगर इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लूं तो मेरा ख्याल है तो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यस, चलिए जरा तवज्जो फरमाइएगा। ये आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म जो है वो बहुत कॉमन फिनोमेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म किस तरह से होता है? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं बेटा जी, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या कहना चाहिए, सेम होता है। नहीं सॉरी, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। यस, ये देख सकते हैं। मैं आपके सामने इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। जैसे C2H5OH, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक और कंपाउंड है दैट इज CH3OCH3। अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो दैट इज C2H6O। ये है ईथर और ये है अल्कोहल। दोनों में बेटा फर्क है। ईथर क्या करता है, वो ईथर एक सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसकी प्रॉपर्टीज और है। अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज है वो और है। ठीक है, तो क्या देखा गया कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये देखिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो दोनों का सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये देखें एक का स्ट्रक्चर ये है, एक का स्ट्रक्चर, एक में एटमों की तरतीब ये है, दूसरे में एटमों की तरतीब ये है। दिस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। बात को बेटा आगे लेके चलते हैं। यस, अगला जो हमारा सेक्शन है दिस इज अबाउट रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो चूंकि कोवलेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट। तो कोवलेंट होने की वजह से उनके जो रेट्स ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हैं और उनके अंदर यील्ड भी कम होती है। ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर नेचर है, मॉलिक्यूल टूटेंगे फिर बनेंगे, उनमें टाइम लग जाता है। इस वजह से जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो निस्बतन स्लो होते हैं। लेकिन
जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं आपको पता ही है, एसिड में बेस डालें फौरन साल्ट और वाटर बन जाता है, ठीक है, तो वो बहुत फास्ट होते हैं। आखिरी बात आज के लेक्चर की बेटा, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ये जो सॉल्युबिलिटी है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं ज्यादातर, ठीक है, मोस्ट ऑफ। वजह क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं बेटा, नॉन पोलर होंगे तो वो फिर डिसॉल्व किस में होंगे, नॉन पोलर में, ठीक है जी। तो इस वजह से ये जो है वो पानी में हल नहीं होते, ठीक है। तो वो किस में हल होते हैं, बेंजीन में, पेट्रोलियम ईथर में, इस तरह के नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर चीनी तो पानी में हल हो जाती है, चीनी ऑर्गेनिक है, ग्लूकोज भी पानी में हल हो जाता है, ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक है, ये क्यों हल हो जाते हैं? उसका जवाब बहुत सीधा सा है, ये बेटा C6H12O6 ग्लूकोज, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर बेटा बहुत सारे इस तरह से OH ग्रुप्स होते हैं। जहां भी OH ग्रुप्स आ जाएंगे ये पोलर होता है, इस तरह। ये वाटर के साथ क्या करते हैं, ये वाटर के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। दैट इज द रीजन कि जो ग्लूकोज है, सक्रोज है, आल्दो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो पानी में हल हो जाते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जस्ट इसकी रीडिंग जरूरी है। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं क्लास में। अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट है, लेक्चर शुरू होने से ज्यादा देर पहले आप ऑनलाइन ना हुआ करें जूम पे, 2-3 मिनट पहले आप हो जाया करें, अदरवाइज वो फिर मुझे क्लास जो है वो 40 मिनट पूरे नहीं मिलते। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है। अब मेरे पास 5 मिनट बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ चले इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसके ऊपर जरा नजर दौड़ा लेते, ठीक है। कहता है कैन हार्डली बी ओवर एम्फेसाइज, इसका मतलब है इसके ऊपर ओवर एम्फेसाइज जो है वो करना जरा मुश्किल है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सिस्टम्स में होते हैं, जैसे हम कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, वो बॉडी में हमारे जाके वो जो ग़िज़ा होती है वो डिकम्पोज होती है, टूटती है, और फिर उससे एनर्जी वगैरह पैदा होती है। ये सारे के सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में 2 चीजें आ जाती हैं, DNA एंड जी RNA। ये जो सारी चीजें हैं ये बेटा जी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी होती है, क्योंकि इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं। वी हैव बिकम डिपेंडेंट, कहते हैं हमारा इन्हिसार है अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच अकर इन नेचर फॉर आवर फूड, मेडिसिन्स एंड क्लोथिंग। हमारा सहारा है ये सारे ग़िज़ा, दवाइयाँ और कपड़े वगैरह पहनते हैं। ये जितना भी आप क्लोथिंग करते हैं ये या सेलुलोज होता है या सिल्क होता है, या अगर आजकल सिंथेटिक भी अगर आप क्लोथिंग करते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओवर द ईयर्स, कहता है सालों से, केमिस्ट हैव लर्न टू सिंथेसाइज प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक है। सिंथेटिक रबर, मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो दूसरी चीजों को महफूज करने के काम आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बेटे टोमेटो केचप देखें तो जरा टोमेटो केचप का आज पाउच या बॉटल जो भी आपके घर में है तो जरा उसके ऊपर देखिएगा, वहां आपको एक शय लिखी हुई मिलेगी, सोडियम बेंजोएट। इसके अलावा ये जो जूस के डब्बे हैं नेस्ले के, बेटा वो भी अगर आप देखें तो उसमें भी आपको सोडियम बेंजोएट लिखा हुआ नजर आएगा। ये सोडियम बेंजोएट कितना होता है इनके अंदर, ये 0.2% होता है ऑफ दियर मास। ये क्या है, ये बड़ा अच्छा ये प्रिजर्वेटिव है, ये चीजों को खराब होने से बचाता है। जितने भी मशरूबात मार्केट में मुयस्सर हैं उन तमाम में सोडियम बेंजोएट जो है वो डाला जाता है।
पेंट्स ये भी ऑर्गेनिक है, वार्निश, टेक्सटाइल फाइबर्स जैसे पॉलिएस्टर, ठीक है जी, इसी तरह नायलॉन, ठीक है, ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं। खादें, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये जो दवाइयाँ डालते हैं खेतों में, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज, रंग वगैरह सब ऑर्गेनिक है। मीनिंग ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड, उन्होंने कमी पूरी की है। मेकअप, मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना। फॉर शॉर्टेज ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स, लकड़ी कम हो गई तो फिर हमने लकड़ी की बजाय प्लास्टिक्स का सहारा लेना शुरू कर दिया, ठीक है। कॉटन कम हो गई तो हमने फिर मसनूई जो क्लोथिंग है उसका सहारा लेना शुरू कर दिया। किसी भाई ने कुछ सवाल किया है चैट में जी। बेटे आप फिदा सवाल आप डायरेक्टली बोल के भी कर सकते हैं, बोल लिया करें दरमियान में। बेटा वार्निश, फिदा हुसैन हमारा बेटा यहाँ मौजूद है, इसने सवाल किया है वार्निश क्या होती है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बेटे घरों में हाँ ये देखिए, ये आपको एक अलमारी नजर आ रही होगी, इसके ऊपर पॉलिश हुई हुई है, ठीक है, इसके ऊपर पेंट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अब पॉलिश करने के बाद कुछ दरवाजों को हमें वाटर प्रूफ करना पड़ता है, तो वो बाजार में वार्निश एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, वो मिक्सचर होता है मुख्तलिफ चीजों का, जब वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए पॉलिश करने के बाद, तो ऐसे घर के दरवाजे जो जिनका एक्सपोजर बारिश में हो, जिनके ऊपर बारिश गिर सकती हो, तो हम क्या करते हैं पॉलिश करने के बाद उनके ऊपर वार्निश की एक बारीक सी तह चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उससे वो पॉलिश उसकी महफूज रहती है, दैट इज नोन एज वार्निश, ठीक है। अगर आप उसकी केमिस्ट्री कहेंगे तो वो हम इंशाल्लाह किसी दिन, वो जब हम जाएंगे 15वें चैप्टर पे, तो वहां पे वो डिस्कस हो जाएगी। थैंक यू सर। ओके मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच। सवाल आप दरमियान में बेटे बोल के किया करें ताकि वो अंदाजा रहता, बाज़ दफा चैट के ऊपर नजर नहीं जाती। ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे मुयसर होगा, मैं अपना लिंक अभी वो जो ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर। इंशाल्लाह कल फिर इसी लम्हे जो है वो बात होगी।